हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिटरेचर एस्पिरेंट पर। मैं हूं अनिल, प्रस्तुत हूं आपके सामने रग्बी चैपल नवंबर 1857 पोएम लेकर, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी थी अपने पिताजी की डेथ को कमेमोरेट करने के लिए। इट इज़ एक्चुअली एन एलिजी और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ लाइंस एक बार यूजीसी नेट एग्जाम में भी इसकी जस्ट फर्स्ट लाइंस जो हैं, कोल्डली सैडली डिसेंड्स द इवनिंग पूछी गई थी। उस हिसाब से यूपी पीजीटी में भी कुछ ना कुछ इससे पूछने के चांसेस बनते हैं। तो हम इसको लाइन बाय लाइन ना देख करके मैंने इसका एक जिस्ट बताया, जिससे कि आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि कौन सी लाइन के बारे में पूछा गया है। लास्ट में वीडियो के मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, उनको शामिल किया है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा भटकना ना पड़े उनको ढूंढने के लिए। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये लिखी गई थी 1857 में और उनके पिताजी की मौत हुई थी 1842 में। तो इस पोएम को एक बिलेटेड ट्रिब्यूट भी कहा जाता है, डिलेड ट्रिब्यूट भी कहते हैं, क्योंकि पिताजी की मौत 1842 में हुई, उसके 15 साल बाद इन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डीप रहा होता तुरंत लिखते, जो कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। और कहते हैं कि वर्जीनिया वुल्फ जो कि एक राइटर थी, उनके चाचा ने इनके पिताजी की काफ़ी बुराई की थी। एक रिव्यू लिखा था एडिनबर्ग रिव्यू एक मैगजीन में, जिससे प्रभावित होकर इन्होंने अपने पिताजी की इमेज को थोड़ा अच्छा करने के लिए, हालांकि ऐसा नहीं है वो बुरे थे, अच्छे ही थे, लेकिन हर किसी के लिए हर आदमी अच्छा नहीं होता। तो वही लेस्ली स्टीफन के साथ रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ी बुराई की होगी। तो उस बुराई को ठीक करने के लिए उन्होंने उस ओकेजन पर इस पोएम को कंपोज किया आफ्टर 15 इयर्स ऑफ हिज डेथ। इनके पिताजी का नाम था थॉमस अर्नोल्ड, जो कि रग्बी स्कूल के प्रिंसिपल थे। शायद 14 साल तक वो वहाँ पर एज प्रिंसिपल उन्होंने वहाँ काम किया और काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। पोएम जब आप क्लोज रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं की है उनकी, सिर्फ एक पोर्ट्रेयल ही, डार्क पोर्ट्रेयल कह सकते हैं कि बस पोर्ट्रे किया है उनकी क्वालिटीज़ को जो उनको समझ में आई, बाकी दुनियादारी पे उन्होंने लिखा है। तो इट इज़ नॉट ऑल प्रेज, इट ऑल्सो क्रिटिसाइजेज सम क्वालिटीज़ जो कि शायद उनको नहीं दिखती थी, जैसे ग्रोइंग इंटरेस्ट इन मटेरियलिज्म, वो या वर्ल्डली सक्सेस को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे उनके पिताजी। तो मैथ्यू आर्नोल्ड को ये कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं था। वो खैर उनकी पर्सनल अपने बाप बेटे की रिलेशनशिप की बात थी, उस पे अपना जाकर के बात करते हैं पोएम के जिस्ट की, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं जो कि मैंने लिखा हुआ है। आप जैसे शुरुआत जो पोएम की होती है वो होती है कोल्डली सैडली डिसेंट द इवनिंग। इवनिंग के डिस्क्रिप्शन से शुरुआत हो रही है, जहाँ वो बताते हैं कि मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, आराम से धीरे धीरे शाम होती जा रही है। उसकी सराउंडिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं। सराउंडिंग्स को डिस्क्राइब करने के बाद वो बताने लगते हैं कि जो पत्तियां हैं अंधेरे में दिख नहीं रही हैं, लेकिन मुझे वो दीवार जरूर दिख रही है, वो चैपल जरूर दिख रहा है जहाँ पर उनके पिताजी का मतलब अंतिम संस्कार हुआ था, या जहाँ पर वो दफनाए गए थे। ही वॉज मैरिड, जहाँ वो दफनाए गए थे, उसके बारे में उनकी दीवार देखने के बाद चैपल की, तो उनको अपने पिताजी की याद आ जाती है। जब उनके पिताजी की याद आ जाती है तो वो कहने लगते हैं कि 15 साल हो गए और मैं आपको मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1842 में मौत हुई, 1857 में ये पोएम लिखी गई है। तो कह रहे हैं कि मैं 15 साल से मिस कर रहा हूँ आपको, और जैसे कि एक बड़े पेड़ के नीचे जो छाया होती है, ठीक उसी तरह से आप मेरे लिए एक बड़े विशाल वृक्ष थे जिसकी छाया में मैं खेलता था, मैं निश्चिंत रहता था, ऐसा इस पोएम में वो बताते हैं। आगे वो एटमॉस्फियर की जो सैडनेस है उसको वो कंपेयर कर रहे हैं अपने पिताजी की स्ट्रेंथ विगर से, क्योंकि उनके पिताजी काफ़ी एनर्जेटिक थे, प्रिंसिपल थे, तो पूरे स्कूल को चलाते थे। बाकी और भी कामों में वो काफ़ी एक्टिव रहते थे, जिसकी वजह से वो उस एटमॉस्फियर को, जो शाम का एटमॉस्फियर है, उसको कंपेयर कर रहे हैं अपने पिताजी की एंथुसियाज्म से, उनके जोश से, कि वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक्टिव थे और काफ़ी लोगों की हेल्प किया करते थे, किसी काम में पीछे नहीं रहते थे। इस तरह से वो बातें बताते हैं। बाकी उनके पिताजी दूसरों की हेल्प करने में भी काफ़ी आगे रहते थे। मौत के बाद भी मैथ्यू आर्नोल्ड इमेजिन कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर वो काम करते थे लोगों की भलाई के लिए, तो उसी तरह से वो जहाँ जिस दुनिया में रह रहे हैं, स्वर्ग में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ पर भी दूसरों की भलाई वो कर रहे होंगे, ऐसा उनका मानना है।
इसके अलावा इतना करने के बाद वो जो मैथ्यू आर्नोल्ड आगे डिस्क्राइब करते हैं अपने लोगों को, ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ, कि हम क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में। हम सिर्फ़ खाते-पीते हैं, टाइम ख़राब करते हैं और हमारा कोई ज़िंदगी में श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं है। श्रेष्ठ लक्ष्य ज़रूर हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए था, जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड के पिताजी थे, उनका एक श्रेष्ठ लक्ष्य था। उनके जैसे लोगों के पास लक्ष्य होता है, बाकी तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ मेन जस्ट एडी अबाउट हियर एंड देयर, घूमते हैं यहाँ-वहाँ, खाते-पीते हैं, किसी से नफ़रत करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करके मर जाते हैं और कोई उनको याद नहीं रखता। लेकिन उनके पिता जो कि टॉमस अर्नोल्ड के हिसाब से इन लोगों को हमेशा याद किया जाता है क्योंकि उनके लक्ष्य श्रेष्ठ थे और दुनिया उनको उनके कामों के लिए जानती है। ऐसा इन लाइनों में वो बताते हैं। आगे वो कहते हैं कि जो लोग, इनके पिताजी का ऐसा नहीं था, उनका एक नोबल एम था जिसकी वजह से वो आज भी जाने जाते हैं। और जो लोग नोबल एम नहीं रखते वो बहुत जल्दी भुला दिए जाते हैं। उनके अचीवमेंट्स जो भी उनको मिलते हैं, द अचीवमेंट्स ऑफ द मोर्टल बीइंग्स, जो भी सफलताएं उनको मिलती हैं वो सब खोखली होती हैं और जैसे ही वो मरते हैं वो तुरंत भुला दी जाती हैं। लेकिन जो इनके पिताजी जैसे लोग हैं, उनकी सफलताएँ खोखली ना होकर के वो रिमेंबर्ड फॉरएवर, हमेशा याद रखी जाती हैं क्योंकि वो सोसाइटी को, दुनिया को चेंज करने वाली होती हैं। और आगे बोल रहे हैं कि पर्पज़ के बिना अगर लाइफ़ हम जीते हैं तो वो हमारी सिर्फ़ इंसानों की ना होकर के जानवरों जैसी है। अगर पर्पज़ हमारे पास अच्छा है तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी ज़िंदगी अच्छी है और वही पर्पज़, जो श्रेष्ठ पर्पज़ है, वही हमें लोगों की ज़िंदगी में बाद में हमें याद रखने के लिए काफ़ी है। आगे वो और ज़्यादा जो सफलता हम ज़िंदगी में पाते हैं उसकी जो राह है उसके बारे में बताते हैं कि जैसे हम शुरुआत तो बहुत जोश-ओ-खरोश से करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे कुछ लोग परेशानियों से घिरने के बाद तुरंत ही भूल जाते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, अब आगे आप जाइए। और जो भीड़ चलती है किसी रास्ते पर सफलता के लिए, एंड में पहुँचते-पहुँचते वो भीड़ छँट जाती है। जो भी दोस्त, रिलेटिव्स कोई भी होता है वो सब छोड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास डिटर्मिनेशन नहीं है और जिनके पास डिटर्मिनेशन है वही लोग टिके रहते हैं और वही वहाँ पर पहुँचते हैं। जब वो पहुँचते हैं उस सक्सेस की चोटी पर, वहाँ से जब वो पीछे देखते हैं, तो उनको इस बात का रिग्रेट भी होता है कि अरे! सबने मेरा साथ छोड़ दिया और उनको बाद में एहसास होता है कि वी आर लेफ्ट अलोन, कि बस हम ही अकेले बचे हैं, बाकी सब पीछे रह गए और वो सफलता हासिल नहीं कर पाए जो बाकी लोग हासिल कर सकते थे। आगे वो कहते हैं कि अब अपने पिताजी की तारीफ़ करते हैं कि वो पिताजी उनके जो थे वो सिंपल इंसान नहीं थे। ही वाज़ लाइक सन ऑफ गॉड। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि उनको डिवाइन कमांड्स या जो भी रिलीजियस चीज़ें थी, उनमें बहुत ज़्यादा थे और ये चीज़, वैसे तो धार्मिक थे मैथ्यू आर्नोल्ड भी, लेकिन वो कह सकते हैं कि रिलीजियस जो फैनेटिज़्म है या जो ज़्यादा कट्टरता है, वो इनके पिता में रही होगी। वो उनको पसंद नहीं आ रही थी, इस वजह से कहीं न कहीं देखा जाए तो क्लोज़र रीडिंग में ये तारीफ़ ना होकर के एक डार्क पोर्ट्रेयल ही है। तो कह रहे हैं कि वो सन ऑफ गॉड थे और उनके जैसे लोग जो होते हैं वो सन ही होते हैं डिवाइन फादर के, ना कि सर्वेंट्स। ऐसा नहीं है कि वो सर्वेंट्स हो, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं तो वो दे आर लाइक सन ऑफ हेवेनली फादर, नॉट सर्वेंट्स। ऐसी वो तारीफ़ करते हैं। और आगे बोलते हैं कि उनके पिता ने हमेशा दूसरों की हेल्प की, ऐसे हेल्प की जैसे कि एंजल्स आकर के हमारी हेल्प कर देते हैं। हम कभी मुसीबतों से घिरे होते हैं, हम दुआएँ करते हैं और हमारी हेल्प हो जाती है। और जब जहाँ वो थे तो बाकी लोगों को उन्होंने काफ़ी एनकरेज किया है कि मुसीबतों से कैसे लड़ा जाए। जिनकी भावनाएँ या जो जिनके साहस टूट रहे थे जिन लोगों के, उनके साहस को उन्होंने आगे बढ़ाया, मैथ्यू आर्नोल्ड के पिता ने। और उनकी उपस्थिति ही काफ़ी थी। दूसरों को एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उनकी उपस्थिति ही काफ़ी थी और जिसकी वजह से वो लोग अपना भटका हुआ रास्ता छोड़ करके सही रास्ते पर आ जाते थे और डिवाइन पाथ जो था उस पर वो चलते थे, धर्म के रास्ते पे चलने लगते थे। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी उन्होंने चेंज की है। और आगे और बोलते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ और परेशानियों के बीच में जब उनके पिताजी होते थे, तो बाकी लोगों की परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज़ यूँ गायब हो जाती थी, जैसे कि कोई हवा का झोंका आया और गुज़र गया। बाकी लोग परेशानियाँ भूल जाते थे जब वो इनके पिताजी की प्रेज़ेंस में इनके सामने आते थे। और जैसे ही वो लोग अपनी परेशानियाँ भूलते थे,
तो उनको एक नया रास्ता मिलता था, जो कि रास्ता था स्वर्गीय आभा का और शांति का। तो ये पोएम का जिस्ट था। आगे जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, जो पूछी जाती हैं अक्सर एग्ज़ाम में, वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम खराब ना करना पड़े। पहली लाइन जो कि शुरुआत है पोएम की, फर्स्ट लाइन है, कोल्डली सैडली डिसाइड द इवनिंग। ये यूजीसी नेट में आया था कि किस पोएम की शुरुआत इन लाइनों से होती है, तो आपको पता चल गया, रग्बी चैपल। बाकी अगली लाइन, बट आह दैट वर्ड ग्लूम टू माई माइंड ब्रिंग्स दी बैक। दी जो है उनके पिताजी के लिए कहा गया है, कि ग्लूम शब्द का इस्तेमाल जैसे जॉन कीट्स ने फॉरलॉर्न शब्द का इस्तेमाल उसमें किया है, ओ टू नाइटिंगेल्स में, ठीक उसी हिसाब से ग्लूम शब्द उनको याद दिलाता है अपने पिता की। स्ट्राइविंग ब्लाइंडली अचीविंग नथिंग, हम सब एकदम अंधों की तरह, पागलों की तरह पीछे पड़े हैं सफलता के, मेटेरियलिज्म के, और वो हमें मिलती नहीं है। वी अचीव नथिंग, ऐसा इसमें बताया गया है। हैवॉक इज मेड इन आवर ट्रेंड, ये जो दोस्तों वाली बात थी कि सब लोग सफलता के लिए चलते हैं। फ्रेंड्स हु सेट फॉर एट आवर साइड फॉल्टर, जो दोस्त हमारे साथ साथ घूमते हैं वो जो है घबरा जाते हैं थोड़ा सा चल के, आर लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और वो परेशानियों में, स्टॉर्म का मतलब यहाँ परेशानियों में घिर करके भूल जाते हैं कि उनको क्या करना है, हमारा रास्ता छोड़ देते हैं, हमारा साथ छोड़ देते हैं। ये अपने पिता को एड्रेस कर रहे हैं कि ओ स्ट्रॉन्ग सोल, बाई व्हाट शोर टेरियस्ट दाउ नाउ, अब आप किस किनारे पर आप जो है तैर रहे हो, अब आप कहाँ हो। ये एड्रेस है, डायरेक्ट एड्रेस। ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्हाट इज द कोर्स ऑफ द लाइफ ऑफ मोर्टल मैन ऑन अर्थ, दुनिया में जो इंसान है उसकी जिंदगी का कोर्स, या यूं कह सकते हो कि समय क्या है। मोस्ट मैन एडी अबाउट हियर एंड देयर एंड ईट एंड ड्रिंक, और ज़्यादातर लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं, टाइम खराब करते हैं, खाते पीते हैं, किसी को नफरत करते हैं, किसी को प्यार करते हैं। और ये लास्ट में लाइन इसी स्टेंजा के बाद में, स्ट्राइविंग ब्लाइंडली अचीविंग नथिंग, सब कुछ करते हैं और अचीव कुछ नहीं करते हैं। लास्ट में कहते हैं कि सी इन द रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड मार्चेस द होस्ट ऑफ मैनकाइंड, पूरी मानवता देखो कितनी ज्यादा चट्टानों में, दुनिया की जो चट्टाने हैं मुसीबतों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अ फीबल वेवरिंग लाइन, जो उनकी पंक्ति है वो एकदम कमजोर है, थोड़ा सा हवा का झोंका भी आ जाए तब भी वो जो है बह जाएंगे। वेयर आर दे टेंडिंग, आखिर वो जा कहाँ रहे हैं, या ये जो मटेरियलिज्म की बात है जिसके पीछे दुनिया घूम रही है, आखिर वो चाह क्या रही है, ऐसा वो बताते हैं इस पोएम में। तो ये था जिस्ट और इम्पोर्टेंट लाइंस। आपको समझ आई हैं, अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।